गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें जनवरी और फरवरी में जो मेन करंट अफेयर होंगे, मेन घटनाएं होंगी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना और याद कर लेना इनको। ठीक है भाई, आने वाले पेपरों में ये जरूर आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर पर। तो पहला करंट अफेयर कहता है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया खटीमा स्थित चकरपुर स्टेडियम का उद्घाटन। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन यही आएगा कि हाल ही में चकरपुर की स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। ये चकरपुर स्टेडियम कहाँ है? तो आपका आंसर क्या होगा? खटीमा। खटीमा यानी उधम सिंह नगर। खटीमा यानी उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में है ना खटीमा एक जगह। ठीक है, और इस स्टेडियम में जो हमारे ये नेशनल गेम हुए थे ना, 38वें नेशनल गेम, 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, मलखम प्रतियोगिता का क्या किया गया? आयोजन किया गया। अब देखो, अब जो ये खटीमा है, इसके बारे में दो चार एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहीं पे नोट कर लेते हैं। एक तो जो खटीमा है, इसका जो पुराना नाम है, खटीमा का हमें पुराना नाम कहीं पर क्या मिलता है? मकरपुर मिलता है, मकरपुर। ठीक है, कहीं पर हमें इसका नाम क्या मिलता है? कथनपुर भी मिलता है, मकरपुर या कथनपुर। तो ठीक है, आपको अगर आए कि खटीमा का ओल्ड नेम क्या है, तो आपको क्या बोलोगे? मकरपुर या कथनपुर। यही जो खटीमा है, यहाँ पर एक मेला लगता है, जिसका नाम क्या है? रामडोला का मेला। रामडोला का मेला। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो आपका आंसर क्या होगा? खटीमा में लगता है रामडोला का मेला। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। और आप सभी जानते हो कि खटीमा में एक कांड हुआ था। 1 सितंबर 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा कांड हुआ था। खटीमा कांड हुआ था। खटीमा कांड। ठीक है, ये खटीमा कांड अभी कहीं के पेपर में भी आया था ना कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हो। तो खटीमा कांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994 को। आज जो ये 1 सितंबर है, 1 सितंबर को हम क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 सितंबर को मनाते हैं हम कुमाऊनी बोली दिवस। कौन सा दिवस? कुमाऊनी बोली दिवस। कुमाऊनी बोली दिवस हम कब मनाते हैं? 1 सितंबर को। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने खटीमा में क्या किया? चकरपुर स्टेडियम का उद्घाटन किया है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत यहाँ मलखम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और खटीमा से संबंधित ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, खटीमा से संबंधित आपने ये बातें याद रखनी है। अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के सुभाष राणा, उत्तराखंड के सुभाष राणा है, और सुभाष राणा को क्या मिला है? 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप सभी को पता है ना, जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, जो कोच ट्रेनर, उनको क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। तो उत्तराखंड के एक व्यक्ति है सुभाष राणा जी। सुभाष राणा जी, इनको क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब थोड़े बहुत देखते हैं। ये जो सुभाष राणा जी हैं, ये हमारे जो जसपाल राणा जी हैं ना, निशानेबाज, उनके क्या हैं? ये भाई हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? इनका जो निवास है, वो निवास है टिहरी। टिहरी के हैं ये। ठीक है, और ये जो कोच है, किस चीज के कोच हैं? ये हैं जो हमारी भारत की भारतीय पैरा शूटिंग टीम है ना, जो पैरा शूटिंग टीम, लिखो, भारतीय भारतीय पैरा पैरा शूटिंग भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच। टीम के कोच। ठीक है, तो ये जो भारत की पैरा शूटिंग टीम है, उसके कोच है कौन? सुभाष राणा जी। और इनको क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अब सर, आपको एक बात होगी, जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सर, आपको पता है कि कब हुई? 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की क्या हुई? शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। और किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षकों को दिया जाता है। या किसको दिया जाता है? कोच। कोच होते हैं ना, प्रशिक्षक, ट्रेनर होते हैं जो, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं सुभाष राणा जी, जिन्हें क्या मिला है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। ठीक है, और भारत की पैरा शूटिंग टीम के ये क्या है? कोच है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले करंट अफेयर में। अगला वाला करंट अफेयर कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन
देहरादून में आपका देहरादून में क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो देखो आपको ये चीज याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, देहरादून में आयोजित किया गया। और कब हुआ इसका आयोजन, इसका आयोजन हुआ सर 12 जनवरी को। कब हुआ, 12 जनवरी को, ठीक है। और जो 17 देश में हमारे उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं ना, जॉब के लिए गए होंगे, कोई शिक्षा के लिए गए होंगे, एजुकेशन के लिए, तो वो लोग क्या हुए, शामिल हुए इसमें। और मेन मोटिव क्या था इसका, मेन मोटिव क्या था इसको आयोजित करने का, वो था कि जो विदेशों में बसे उत्तराखंड वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की पहल की गई इसमें, ठीक है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया और 12 जनवरी को आयोजित किया गया। अब देखो इससे थोड़ा एक दो फैक्ट निकाल सकते हैं हम। एनआरआई डे मनाते हैं ना, कब मनाते हैं हम मनाते हैं प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको पता है हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, हम मनाते हैं इसको 9 जनवरी को। 9 जनवरी को, और क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी क्या आए थे, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे ना, भारत आए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये एक्स्ट्रा बातें भी आपको वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन कोई नई तैयारी करता है उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया 12 जनवरी को, ठीक है दोस्त। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले वाले करंट अफेयर में। तो अगला वाला करंट अफेयर क्या कहता है, अगला वाला करंट अफेयर कहता है कि हल्द्वानी 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 एक जगह है नैनीताल में, कहाँ, नैनीताल है ना, नैनीताल में की गई महाभारत वाटिका की स्थापना। तो हाल ही में महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की गई, तो आपका आंसर होगा हल्द्वानी में, ठीक है। और क्या है इसका एम, इसका एम है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है, ये क्या है इसका उद्देश्य है। और महाभारत वाटिका में, बल महाभारत में वर्णित 34 पौधों की प्रजातियां शामिल है। जो ये महाभारत वाटिका है ना, इसमें जो बल महाभारत में जिन जिन पौधों का जिक्र किया गया है उनकी 34 प्रजातियां क्या है, शामिल है यहाँ में, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखो हल्द्वानी से हम क्या क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं उनको हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक तो महाभारत वाटिका कहाँ हो रही है, हल्द्वानी में। अब सर जरा हेडिंग में लिखो हल्द्वानी, हल्द्वानी। आप सभी को पता है हल्द्वानी का है, हल्द्वानी है नैनीताल में, ठीक है। किस नदी के तट पर है, सर गौला नदी के तट पर है, नदी गौला नदी के तट पर है, ठीक है। सर अगर बात की जाए कि हल्द्वानी की स्थापना, तो सर हल्द्वानी की स्थापना 1834 1834 में किसने की, ट्रेल ने, जॉर्ज विलियम ट्रेल थे ना कुमाऊं कमिश्नर, उन्होंने की। और अगर क्वेश्चन आए कि हल्द्वानी में नहरों नहरों का निर्माण हल्द्वानी में नहरों का निर्माण हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किसने किया, तो सर आपका आंसर होगा हेनरी रैमजे हेनरी रैमजे हेनरी रैमजे साहब ने क्या किया यहाँ, उन्होंने किया यहाँ नहरों का निर्माण। ये क्लियर हो गया। सर आपके पास क्वेश्चन है कि नाहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ हैं, ये पहले भी आ चुका है पेपर में, नाहान पर्वत श्रृंखला, ठीक है। नाहान पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो आपका आंसर होगा हल्द्वानी में, ठीक है। देखो श्रृंखला ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है इसको, नीचे से ऐसे, अब ये खाली ये आता है सरा, डंडा नहीं मारना उस पर तिरछा, ठीक है। तो नाहान पर्वत श्रृंखला भी कहाँ है, हल्द्वानी में। अब देखो लिखो राज्य का पहला दुग्ध संघ राज्य का पहला दुग्ध संघ हल्द्वानी में बना, हल्द्वानी में ही बना था, हल्द्वानी में बना, ठीक है। तो राज्य का पहला दुग्ध संघ भी कहाँ बना था, हल्द्वानी में बना था, और 1949 में बना था, 1949 में बना था। अगर यहीं पर बात करें तो यहीं पर है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। तो कैंसर का उपयोग वो उसके करने के लिए ना, रोकथाम करने के लिए कैंसर का इंस्टीट्यूट भी यही है। अगर यहीं पर बात करें, यहीं पर क्या है, वन वन एवं पंचायत वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भी हल्द्वानी में है। और सर फॉरेस्ट गार्ड वाली ट्रेनिंग होती है ना, यही पे होता है वो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी कहाँ है,
हल्द्वानी में है। सर अगर और बात करें यहाँ पे हम हल्द्वानी के बारे में, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम है ना, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओ अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है ना। और राजीव गांधी वाला कहाँ है, देहरादून में। तो हल्द्वानी के बारे में आपने ये चीजें याद रखनी है, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है बल, हाल ही में उत्तराखंड में किया गया 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। जो ये 38वें खेलों पे जो एक वीडियो में सेपरेट वीडियो लाऊंगा, और उसमें मेन फैक्ट जो नेशनल गेम हुए ना हमारे उत्तराखंड में 38वें, उनको क्या करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा बस इसके बारे में ना, एक अलग से वीडियो बनेगी इस पे। तो हाल ही में उत्तराखंड में किया गया 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अब कब से कब तक किया गया सर, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। 28 फरवरी से 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। सर आपको पता होगा कि 37वें गेम्स कहाँ हुए, ये तो 38वें है ना उत्तराखंड में, तो 37वें कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे। ये बातें आपने याद रखनी है। और जो ये 38वें राष्ट्रीय खेल है, इसका इसका जो शुभंकर था, देखो मेन चीजें बोल रहा हूँ मैं थोड़ा बस है। इसका जो शुभंकर था वो था क्या, मौली। क्या था, मौली, मौली या मोनाल, या मोनाल, ठीक है। इसकी जो मसाल थी, मशाल, मसाल, मसाल का नाम है तेजस्विनी, मसाल है तेजस्विनी, ठीक है। इसकी जो टैगलाइन थी, इसकी जो टैगलाइन थी, टैगलाइन, ठीक है, टैगलाइन क्या थी, टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। और उत्तराखंड का पदक तालिका में स्थान कितना था, उत्तराखंड का पदक तालिका में स्थान था कितना, सेवंत, सातवां था, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है थोड़ा बहुत। उसके बाद हम जब इसमें अलग से मैं एक चर्चा करूंगा तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमारे देहरादून में या उत्तराखंड में हुआ, और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है। 37वें गोवा में हुए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल में। अच्छा, अगला वाला सवाल क्या कहता है, अगला वाला सवाल कहता है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। आपको पता है ये यूसीसी, आपको पता है क्या है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यही है। देखो सबसे पहले तो आपको पता है जो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख कहाँ है, इसका उल्लेख है सर आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में है। और ये क्वेश्चन आपको पता है जो पटवारी का पेपर लीक हुआ था ना, उसमें आया था कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आपको पता है आर्टिकल 44 या आर्टिकल 44 में। और कहाँ पे, जो डीपीएसपी होता है ना हमारे, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें है ना। अब देखो आपको पता है कि आजादी से पहले गोवा में भी क्या था, ये पहले से लागू था, जब गोवा में क्या था, पुर्तगालियों का शासन था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड क्या बन गया है, पहला राज्य, या संविधान निर्माण के बाद, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो ये समान नागरिक संहिता है ना, इसका जो हमारी उत्तराखंड की विधानसभा में, विधान सभा, विधानसभा में जो अनुमोदन हुआ था, विधानसभा में अनुमोदन कब हुआ था, इसका विधानसभा में अनुमोदन हुआ था 8 फरवरी, 8 फरवरी 2024 को है, याद रखना 25 मत करना। 2024 को क्या हुआ था, विधानसभा में अनुमोदन हुआ था। अच्छा, इस पे भी जो राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी सर इसको कब, 8 मार्च, 8 मार्च 2024 को, ठीक है। और उसके बाद लागू अपने उत्तराखंड में हुआ, देश का पहला राज्य। अच्छा, उत्तराखंड में लागू कब हुआ ये, उत्तराखंड में लागू कब हुआ सर, आपको एक डेट याद रखनी है, 27 जनवरी 2025, धामी सरकार ने क्या किया, इसको लागू किया, ठीक है। अगर जो ये समान नागरिक संहिता है ना, इस पर क्या हुई थी, एक समिति समिति बनी थी, इसको लागू करने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति की जो अध्यक्ष थी ना, अध्यक्ष, समिति की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो थी सर कौन, रंजना, रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई उस समिति की क्या थी, अध्यक्षा थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो यूसीसी पे समिति बनी थी उसकी अध्यक्षा कौन थी, रंजना प्रकाश देसाई। लागू कब हुआ, 27 जनवरी 2025 में, ठीक है। गोवा में पहले से था, लेकिन आजादी से पहले जब वहाँ क्या था, पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि हाल ही में उत्तराखंड के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने कौन, 6वां वित्त आयोग चल रहा है ना उत्तराखंड में अब,
और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, एन रविशंकर। एन रविशंकर कौन बने हैं उत्तराखंड में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, ठीक है। आपको पता है कि वित्त आयोग, जो वित्त आयोग होता है, देश का जो वित्त आयोग होता है, वो वित्त आयोग का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में, तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग का प्रावधान, ये देश का है, हाँ राज्य का भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग का प्रावधान है। सर कितने साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है वित्त आयोग, ठीक है। सर वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो गठन कौन करता है, गठन गठन करते हैं सर राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो वर्तमान भारत है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में भारत में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। भारत में वर्तमान में कौन कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और कौन है इसके अध्यक्ष, सर इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं आपके अरविंद पनगड़िया। जो 16वां वित्त आयोग है ना वर्तमान में, इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। इससे पहले एन के सिंह थे। और ये तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और अगर बोलेंगे कि पहले प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी, ठीक है। के सी नियोगी क्या थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी, ठीक है, गा है ये के सी नियोगी। तो ये तो बात हुई देश के वित्त आयोग की कि किस अनुच्छेद में, 280 में, 5 वर्ष में होता है और राष्ट्रपति गठन करते हैं। वर्तमान भारत में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष। सर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के सी नियोगी, ठीक है सर। ये तो आपको याद हो गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है। अब करते हैं हम राज्य के वित्त आयोग की बात। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे राज्य के वित्त आयोग की बात। तो लिखो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। देखो करंट से पढ़, जीके को करंट से जोड़कर पढ़ो, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग, इसका जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 आई में। इसमें है अनुच्छेद 243 आई में। और ये शायद मुझे ऐसा लगा आरओ के मेंस में आया था, शायद अभी जो आरओ का मेंस हुआ था ना, आया था इसमें, है ना। तो राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, 243 आई में। सर कितने वर्ष के लिए होता है, सर 5 वर्ष के लिए होता है। और जैसे देश में गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, तो राज्य में कौन गठन करता है, राज्यपाल। कौन गठन करता है, राज्यपाल। अब ये बात हुई यहाँ तक। अब देखो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 6वां वित्त आयोग चल रहा है। और उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, एन रविशंकर बने हैं। और सर पहले वित्त आयोग के, पहले भी तो रहे होंगे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड के, वो थे सर आपके एन पी नवानी। कौन थे, एन पी नवानी जी। एन पी नवानी क्या थे, उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये चीजें आपको वित्त आयोग से याद रखनी है। देखो इसको जोड़ के पढ़ना है और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है जो 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था ना 26 जनवरी 2025 को, तो उसकी जो परेड थी उसमें उत्तराखंड की जो झांकी थी ना, उसकी झांकी को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला है सर, उत्तराखंड की झांकी को मिला है 3rd पोजीशन, तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 परेड में उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। सर किस विषय पर थी ये, जो ये झांकी थी किस विषय पर आधारित थी, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो रहता है ना मेन, कि किस पर आधारित है। तो सर इसका जो विषय था वो था सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, ठीक है, साहसिक खेल। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा। या ऐसे भी आएगा कि जो उत्तराखंड की झांकी थी वो किस विषय पर आधारित थी, तो आपका आंसर क्या आएगा सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को मिला क्या, पद्मश्री। पिछले साल किसको मिला था, कटौच को मिला था ना, यशवंत सिंह कटौच जी को। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान, ठीक है। तो पहले कौन है, ह्यूग और गैंजटर, ये क्या है, ये दंपति हैं, ठीक है।
ह्यूगो और गैंगस्टर मसूरी में रहते थे, ठीक है। तो इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में, इनको क्या मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। और राधा बहन को मिला है किसमें, समाज सेवा में। तो हाल ही में उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, तो दो व्यक्तियों को, ह्यूगो गैंगस्टर और एक अगला कौन है, राधा बहन। और इनका जो क्षेत्र है, इनका जो फील्ड है देख लेना उसको कि साहित्य के क्षेत्र में, और राधा बहन को समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्त, यहाँ तक ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड के 6 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो ये आपने याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड से कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, 6 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस संस्थान के द्वारा 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा 2025 को जल वर्ष वाटर ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और क्यों, क्योंकि बल कारण क्या है, जल संकट के समाधान के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, जल संकट के समाधान के लिए क्या की गई है, ये जल वर्ष को मनाने की घोषणा की गई है। अब जो ये हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी सर 2003 में, 2003 में। ठीक है, 2003 में हुई थी इसकी स्थापना। और सर इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है किसका, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान का मुख्यालय जो है सर वो है उत्तरकाशी। ठीक है, अब यहाँ पे जल लिखा है, तो आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि जो राज्य जल दिवस होता है, जल दिवस राज्य जल दिवस कब होता है सर, आपको पता है राज्य जल दिवस होता है 25 मई को। और नॉर्मली अगर अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड जल दिवस है, खाली जल दिवस, ठीक है, जो सभी मनाते हैं, वो जल दिवस आता है कैसे, 22 मार्च, हाँ 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य का जल दिवस 25 मई और वैसा जल दिवस अंतर्राष्ट्रीय 22 मार्च। ठीक है दोस्त, ये चीजों आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अगर हम यहीं पे बात करें, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसी के साथ हम बात करें, एक अभियान है, कौन सा अभियान, कि कल के लिए जल कल के लिए जल अभियान, कल के लिए जल के प्रणेता। तो कल के लिए जल अभियान के प्रणेता कौन है, वही है द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल क्या है, कल के लिए जल अभियान के प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। इन्हीं ने क्या चलाया था, इन्हीं ने बीज बम अभियान भी चलाया था ना, बम अभियान बीज बम अभियान भी चलाया था इन्हीं ने, है ना। तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी ने कल के लिए जल अभियान की क्या है, ये प्रणेता हैं। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड बजट 2025 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान। तो सर सबसे पहले तो जो ये बजट है, इस बजट पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, 20-25 मिनट की होगी, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वही उन्हीं फैक्टों पे बात की जाएगी उसमें। ठीक है, अलग से अभी खाली ये चीजें याद रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले ये पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है कि किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। आज से पहले 2025 से पहले जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी, उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी 2025 से पहले, उसमें जो द्वितीयक क्षेत्र है ना, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, इसका योगदान था सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान 2025 में क्या है, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है ना, उसका योगदान ज्यादा हो गया है। ठीक है, आज से पहले तक तो द्वितीयक क्षेत्र का रहता था पहले, लेकिन अब क्या है, और ये क्वेश्चन आ रखा है पहले कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 2022 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस का, उसमें आया था। तो उसका आंसर था कि द्वितीयक क्षेत्र,
लेकिन अब क्या है वर्तमान में, जैसे भारत में भी तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है ना, तो उत्तराखंड राज्य में भी तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है, सर्वाधिक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं ना, जिसे हम कृषि आधारित क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर बोलते हैं ना। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.8%। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 43.5%, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 46.5%। इसको याद रखना है कि पहले क्षेत्र का योगदान तो 9.8 है, दूसरे क्षेत्र का 43.5 है। देखो याद कैसे करना है, इसको 9.8 याद रख लो, इसको 43 और 46 याद रख लो, और 5 5 तो दोनों में सेम ही है ना। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है, सर्वाधिक है। ये चीजें आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आज से पहले द्वितीयक क्षेत्र का रहता था, और अब किसका आ गया, अब तृतीयक क्षेत्र का आ गया। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखो, मैंने क्या बोला कि नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें 7वां स्थान रहा था उत्तराखंड का, है ना, पदक तालिका में। तो ये आपको याद रखना है, और इस पे हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और आराम से उसमें सही से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की पदक तालिका में स्थान कौन सा था, 7वां स्थान था। ये चीजें आपको याद रखना है कि 7th पोजीशन पे रहा। ये देखो, उत्तराखंड मांगे भू कानून, इसके बारे में आप हर जगह चर्चा हो रही थी, है ना। तो देखो भाई, ये हो भी गया पास कि उत्तराखंड की कैबिनेट ने 19 फरवरी 2025 को दी भू कानून प्रस्ताव को मंजूरी। भू कानून प्रस्ताव पास हो गया है, और कब हुआ पास, तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 19 फरवरी को, 19 फरवरी 2025 को भू कानून प्रस्ताव क्या हो गया है, पास हो गया है। और क्या है इसमें बल, एक चीज है इसमें कि हरिद्वार हरिद्वार और हरिद्वार और उधम सिंह नगर, में इसको यूएसएन लिख रहा हूँ, ठीक है। उधम सिंह नगर को छोड़कर इन दो जिलों को छोड़कर बाकी सभी 13 जिलों में, सभी 13 सॉरी 11 जिलों में, सभी 11 जिलों में 11 जिलों में बाहरी लोग, जो बाहर के लोग हैं ना, जो गैर उत्तराखंडी है, बाहरी लोग मतलब जो उत्तराखंड के नहीं है, बाहरी लोग कृषि कृषि व बागवानी भूमि, कृषि व बागवानी भूमि, कृषि व बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। ठीक है, कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। इन दो जिलों को छोड़कर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर क्या होते हैं, जो बाकी सभी 11 जिले हैं इसमें कृषि और बागवानी की भूमि नहीं खरीद सकते। आज से पहले क्या होता था कि ये लोग कृषि करने के नाम पे जमीनें खरीद देते थे, बाकी तुम्हें पता ही है ना। तो अब क्या हो गया कि जो ये भू कानून आ गया है, इसमें 19 फरवरी 2025 से ये प्रावधान हो चुका है कि अब कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते बाहरी लोग, है ना। दो जिलों को छोड़कर, एक तो हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। तो पहाड़ बच रहा है भाई अब थोड़ा थोड़ा, है ना। अब देखते हैं आगे। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय, इसको याद रखना, 20,74,064 रुपए अनुमानित की गई। ठीक है, 20,74,064 रुपए, है ना। इसको याद रखना है कि कितनी की गई वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय, ये याद रखना है, अनुमानित की गई। ठीक है, अनुमान है बल, अनुमानित की गई। ठीक है, और पिछले बार की तुलना में, ये चीजें याद रखना कि पिछले बार की तुलना में, पिछले बार की तुलना में बढ़ोतरी हुई है भाई, कितने की, ये हुई है 11.33% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये बढ़ोतरी का चिन्ह है। ठीक है, अप हुई है थोड़ा पिछले बार की तुलना में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। करंट अफेयर तो भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगली क्लास में भी करेंगे, ज़्यादा देर बड़ी हो जाएगी वीडियो, फिर सब बोर हो जाते हैं ना। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा लेता हूँ आपका। रिवाइज तो क्या कराना है, आपने याद कर लिया होगा। हाँ, यही है, देखो, चकरपुर स्टेडियम का है, खटीमा में है। मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया खटीमा के बारे में थोड़ा बहुत मैंने ये जानकारी दी थी आपको, अच्छी हो लगी होगी आपको। उसके बाद सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, कोच को मिलता है, आपको पता है। और ये कौन है, सुभाष राणा जी टीरी के हैं, और भारतीय पैरा शूटिंग टीम के क्या है, कोच है ये। उसके बाद मैंने बोला था कि ये प्रवासी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, देहरादून में,
है ना, 12 जनवरी को, ये आपने याद रखना है। जबकि अगर आए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। उसके बाद हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई। हल्द्वानी के बारे में गौला नदी, नहरों का निर्माण, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं, ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस की थी। उसके बाद हमने देखा था कि 38वें खेलों का आयोजन किया गया उत्तराखंड में, है ना। 37वें गोवा में किए गए थे। उत्तराखंड का 7वां स्थान था। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि यूसीसी लागू हो गया है भाई 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में, है ना। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, रंजना प्रसाद प्रकाश देसाई जी। और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 44 में, है ना। उसके बाद हमने देखा कि 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने उत्तराखंड में एन रविशंकर जी, है ना। और 6वां वित्त आयोग चल रहा है, जबकि देश में 16वां चल रहा है। अरविंद पनगड़िया जी देश में करते हैं राष्ट्रपति गठन, राज्य में करते हैं राज्यपाल। राज्य का वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आए, और देश का वित्त आयोग है जो 280 में, है ना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो उत्तराखंड की गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। झांकी का सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल इसका सब्जेक्ट था। फिर हमने देखा कि 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, राधा बहन और ह्यू कॉलिन गैंगस्टर को, है ना। समाज सेवा में एक और साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद हमने देखा कि 6 पुलिसकर्मियों को क्या मिला है, राष्ट्रपति पदक मिला है। उसके बाद हमने देखा कि जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है किसने, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने, जो कब बना था, 2003 में बना था। उसका हेडक्वार्टर उत्तरकाशी में। और अगर बोले कि कल के लिए जल अभियान के प्रणेता कौन है, द्वारका प्रसाद सेमवाल, बीज बम अभियान भी इन्होंने किया था। और एक बीज बचाओ आंदोलन था, वो अलग था, वो विजय जरदारी जी का था, ठीक है, वो अलग है। और बीज बम अभियान अलग है। उसके बाद मैंने बोला कि जो उत्तराखंड का बजट है, इसमें देख लो अब तृतीय क्षेत्र का योगदान, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका ज्यादा हो गया। आज से पहले तक किसका रहता था, सेकेंडरी सेक्टर का रहता था, द्वितीय क्षेत्र का, जो पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। और अब किसका है, अब सर आपका तृतीय क्षेत्र का है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमने देखा था कि 38वें खेलों में उत्तराखंड का स्थान कितना था, 7वां था। फिर हमने देखा कि जो भू कानून है, इसको क्या हुई थी, मंजूरी दे दी गई है 19 फरवरी को। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, मतलब बाकी जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में करंट अफेयर की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे और आपको याद भी होगा। लेकिन आपका क्या हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। और जो पहली बार देख रहे भाई, वो तो याद कर लो, बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। पढ़ाई करनी है तो करंट से जुड़कर तो रहना ही पड़ेगा। जानना होगा कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। करंट अफेयर पढ़ना है, तभी तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपका माइंड ब्रॉड होगा, आपको चीजें मिलेंगी। अब देखो, अभी मैंने आर्टिकल 44 बताया, यूसीसी अनुच्छेद 280 बताया, वित्त आयोग 243, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना इधर उधर से मिलके। तो करंट अफेयर को ऐसे ही जोड़कर पढ़ा जाता है, ऐसे में आपका जीएस भी मजबूत होगा, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने लेने के लिए। जय बद्री विशाल, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।